गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। आप लोग से डिस्कशन करने पर आप लोगों ने कहा कि ये वाला चैप्टर हम लोगों को, ये वाला यूनिट स्टार्ट करना है, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो यूनिट है पूरा, ठीक है, इस यूनिट में हमको जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो ये जो चैप्टर है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली आपको नॉलेज देता है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी से हमारे नेक्स्ट जनरेशन की बॉडी में जाएगा, या ये कह लें कि जेनेटिक मटेरियल जो है किस तरीके से हमारे पेरेंट्स की बॉडी से हम में आया है, तो हमारी हेरिडिटी किस तरीके से बनती है, इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, उनके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर कैसे आते हैं, और ये चीज़ें जो हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बेसिकली डिस्कस करना है। कुल मिला के अगर बोलूँ तो इस चैप्टर में हमको जेनेटिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है। किसकी स्टडी करनी है? जेनेटिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अब जेनेटिक्स है क्या? ठीक है, जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ में डील करता है। किसके साथ डील करता है? जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के साथ में डील करता है, ठीक है। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस तक तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है? वेरिएशन जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि हमने कुछ एवरेज एक बेंचमार्क सेट करके रखा है, हमने एक स्टैंडर्डाइज किसी चीज़ को करके रखा है कि भाई अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स के फीचर्स के केस में ही बात कर ले तो हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि भाई नाक अगर सीधी है तो कितनी सीधी होनी चाहिए, या आंखें अगर छोटी हैं तो कितनी छोटी हो सकती हैं या कितनी बड़ी हो सकती हैं, हेयर का कलर कैसा हो सकता है, स्किन का कलर कैसा हो सकता है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से स्टैंडर्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो स्किन का कलर हो, बाल किस तरीके के हैं, हाइट क्या है, कलर क्या है, आँखों का शेप क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, हाथ पैरों की लंबाई कितनी है, तो कोई भी कैरेक्टर जो भी ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, हमने क्या किया है कि हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसा सभी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे अफ्रीकन पीपल हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड स्किन का कलर क्या होगा? डार्क कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग इटली या हम लोग यूरोप साइड चले जाएं तो वहाँ पे जनरली स्किन का स्टैंडर्ड कलर क्या होता है? फेयर होता है, ठीक है, वाइट होता है, ठीक है। तो हर जगह के हिसाब से जो चीज़ों का स्टैंडर्ड है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो किसी अफ्रीकन पर्सन के लिए स्टैंडर्ड स्किन कलर अगर ब्लैक है, ठीक है, तो अगर ब्लैक से थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा हुआ तो वहाँ के लोग ये मानेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ हटके है, ठीक है। यहाँ पे चेंज आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है? वेरिएशन आ गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से हट करके अगर कोई सा भी नया चेंज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। एक और तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं राघवेंद्र और अपराजिता का ही एग्जाम्पल लूँ, दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं, दोनों के फेशियल फीचर्स देखने में एक जैसे हैं, दोनों के स्किन का कलर जो है एक जैसा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइट के कंपैरिजन में बात करूं, हाइट के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं राघवेंद्र की हाइट ज़्यादा है लेकिन अपराजिता की हाइट जो है उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि राघवेंद्र के घर पे, ठीक है, सभी लोगों की हाइट एवरेज है, ठीक है, सभी लोगों की हाइट एवरेज है, 5'3", 5'4" या 5'5" तक की रेंज तक हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर अपराजिता और राघवेंद्र के घर में सबकी हाइट जो है वो एवरेज है, लेकिन कंसिडरेबली अगर हम लोग राघवेंद्र को कंसर्न करके देखें तो राघवेंद्र की हाइट जो है ऑब्वियसली ज़्यादा है, राघवेंद्र की हाइट मुझसे भी ज़्यादा है, तो मे बी उसकी हाइट 5'9" तक हो सकती है या 5'10" होगी उसकी हाइट, है ना। तो उसके घर पे जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 5'5" तक मान के चलते हैं। अपराजिता की भी हाइट आई थिंक 5'5" या 5'6" तक
होगी, ठीक है। तो अपराजिता की हाइट जो है उसके घर के हिसाब से स्टैंडर्ड है, लेकिन राघवेंद्र की जो हाइट है वो उसके घर के हिसाब से, उसके घर वालों के हिसाब से जो है ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हो गया, स्टैंडर्ड से डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड से क्या हो गया, डिविएशन हो गया, स्टैंडर्ड से कुछ हट के या कुछ अलग हो गया। तो अपराजिता की हाइट जो है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन राघवेंद्र की जो हाइट है उसमें वेरिएशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यही वेरिएशन हमको हेल्प करेगा क्या करने में, राघवेंद्र को उसके बाकी ब्रदर्स में से या बाकी सिस्टर्स में से आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो अब हम लोग ये मान लें कि राघवेंद्र और अपराजिता की फैमिली में बहुत सारे अगर 8-10 सिबलिंग्स हैं, 8-10 भाई बहन हैं, लोग चाचा मामा बड़े पापा सबके जो भी बच्चे होंगे सबको मिला के अगर हम लोग लें, तो उन दोनों के घर में अगर 10 भाई बहन हैं, ठीक है, और 10 में से अगर राघवेंद्र की हाइट सबसे ज़्यादा है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, तो हमको राघवेंद्र को उन 10 के बीच में से पहचानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशंस जो हैं वो हमको किसी भी पर्सन को दूसरे से अलग करने में और दूसरे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मेरे पूरे घर के अंदर, ठीक है, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे मेरे चाचा की बेटी हो, चाहे मेरी अपनी सिस्टर हो, मेरी मौसी के बच्चे हों, मेरी मौसी की बेटी हो, उनके दोनों बेटे हों, ठीक है, सभी लोग जो हैं, सभी लोग के अंदर अगर मैं कंपेयर करके बात करूँ तो सिर्फ मेरे बाल कर्ली हैं, ठीक है, सिर्फ मेरे बाल कर्ली हैं, बाकी मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी के बाल स्ट्रेट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड से डिविएशन है, मेरे बालों का कर्ली होना स्टैंडर्ड से डिविएशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से डिविएशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वेरिएशन आ रहा है, कैरेक्टर में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और अगर मैं अपने 6-7 भाई बहन जो हम लोग हैं, अगर सबके बीच में मैं खड़े हो जाऊं तो कोई भी मुझे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो है, वो कर्ली बाल वाली, ठीक है। तो मेरे नाम से अगर कोई मुझे पहचानने की कोशिश करेगा तो दूर से कोई भी दिखाएगा, बोलेगा वो जो कर्ली बाल वाली है वो सीता है या वो अनु है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इस तरीके से मेरे कैरेक्टर के हेल्प से, मेरा जो वेरिएशन है, वेरिएशन के हेल्प से लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशंस जो है वो बुरी चीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। वेरिएशंस जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड से डिविएशन होता है, थोड़ा सा डिविएशन होता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिविएशन भी हो सकता है। और वेरिएशन जो है वो हर पर्सन को एक दूसरे से अलग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर राघवेंद्र और अपराजिता का ही एग्जाम्पल मैं लूँ, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो राघवेंद्र में, हालांकि दोनों भाई बहन ही हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो है राघवेंद्र में अलग तरीके के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स अपराजिता में अलग तरीके के होंगे, है ना। तो उनकी कैरेक्टर्स में जो वेरिएशन है वो उनको एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। सिमिलरली जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, कभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट जैसा नहीं होता। मतलब सभी के हाथों पे, फिंगर्स पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, और मेरे हाथ के जैसा फिंगरप्रिंट किसी और पर्सन के हाथ का नहीं होगा। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स हमको यूनिक बनाते हैं, वैसे ही हमारे कैरेक्टर्स जो हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, वो हमको यूनिक बनाते हैं। और मेरे जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी हो, उसके कैरेक्टर्स और मेरे कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। और इसी तरीके से मुझको अलग पहचान मिलती है और दूसरे पर्सन को अलग पहचान मिलती है, ठीक है। तो वेरिएशंस एक्चुअली हम लोगों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी अपनी यूनिक आइडेंटिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे सबसे रेलेवेंट एग्जांपल दूंगी, आधार कार्ड बनता है, सबके आधार कार्ड पे आधार का नंबर अलग अलग होता है जो यूनिक होता है। आपके आधार कार्ड का नंबर अलग होगा और मेरे आधार कार्ड का नंबर अलग होगा। तो जैसे कि आधार कार्ड का नंबर हर एक का अपना है, यूनिक है, उसी तरीके से हर इंसान के कैरेक्टर्स अपने और यूनिक होते हैं। मेरे कैरेक्टर्स जैसे आपके नहीं होंगे, आपके कैरेक्टर्स जैसे आपके भाई बहन के नहीं होंगे। तो हम लोग सब लोग अपने आप में यूनिक बनते हैं वेरिएशंस की वजह से और हमारे कैरेक्टर्स की वजह से, ठीक है। अब वेरिएशंस की तो बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो ये जो न्यू
वैरायटीज़ डेवलप होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में वैरायटीज़ डेवलप होती हैं, न्यू वैरायटीज़ जो हैं वो दूसरे एनिमल्स में और दूसरे प्लांट्स के अंदर में भी डेवलप होती हैं। और ये जो वैरायटीज़ हैं कई बार हम लोग इनको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार साइंटिस्ट जो है या पुराने जो एग्रीकल्चरिस्ट थे ये क्या करते थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके ऐसे पौधे ग्रो करते थे कि भाई जो हमारे अपने इकोनॉमिक या डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते थे। जैसे अगर मैं सब्जियों का एग्जांपल दूं तो फूल गोभी, ब्रोकली, बंदी गोभी, गांठ गोभी, ये चारों जो हैं एक ही फैमिली के, कॉलीफ्लावर फैमिली के ही हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये जो चारों सब्जियां हैं, फूल गोभी, ब्रोकली, बंदी गोभी और गांठ गोभी, उसके बाद फिर अब्रॉड में जो खाते हैं लेटस खाते हैं, ठीक है, जिनको सैलेड लीव्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ कैबेज होता है, जैसे हमारे यहाँ बंदी गोभी ऐसी गोल होती है, चाइनीज़ कैबेज जो है वैसी लंबी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैबेज फैमिली है, एक्चुअली कॉलीफ्लावर नहीं कैबेज फैमिली है, तो जो कैबेज फैमिली है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं, ठीक है। तो ये जो वैरायटी ऑफ सब्जियां हैं, ठीक है, अब आजकल पर्पल बंदी गोभी भी मिलने लगी है, ठीक है। तो आजकल ये जो जितनी भी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, हालांकि एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन इनके सभी के कैरेक्टर्स जो हैं अलग अलग हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के वजह से, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे करते हैं वो बात की बात है, उस पर अभी हमको डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन एक ही फैमिली के अंदर आप लोग देखो कितने सारे सब्जियों में वेरिएशंस जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, ये जो है इस तरीके से होते हैं कि कई बार ये जो वेरिएशंस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में जो है पास ऑन होती ही जाती हैं, कंटिन्यूसली पास ऑन होती जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशंस भी अवेलेबल हैं कि जो हेरिडिटी जिनकी हो जाती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, वो ये है कि जो हम लोग वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन सिर्फ कब होंगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है। अब जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, तो वो जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का ट्रू कॉपी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, तो क्रोमोसोम्स के मिक्स होने का और नए इफेक्ट्स के प्रोड्यूस होने का, नए कैरेक्टर्स के प्रोड्यूस होने का कोई चांस नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्लोन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम लोग कहेंगे क्लोन, क्योंकि वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म का सेम जेनेटिक कॉपी होता है इसलिए, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, तो उस डॉटर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो कहलाएगा ऑफस्प्रिंग। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोन। क्यों? क्योंकि क्लोन जो है उसका जेनेटिक मेकअप या उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, तो कैरेक्टर्स का मिक्सिंग भी होता है, ठीक है, और नए वेरिएशंस या नए कैरेक्टर्स जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हम लोग वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ वेरिएशंस जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगी और कुछ वेरिएशंस हैं जो कि पास नहीं होंगी, ठीक है। तो जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं, ठीक है, जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस,
ठीक है। जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है। अब जैसे मैं कलर ऑफ आई के बारे में बात करूं, आँखों के कलर के बारे में बात करूं, ठीक है। तो जैसे मेरे फादर हैं, उनकी आँखों का कलर ब्राउन है, लेकिन मेरी मदर की आँखों का कलर ब्लैक है, ठीक है। तो अब दोनों के गैमेट्स में फ्यूजन हुआ और कैरेक्टर्स दोनों के मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद जब वो कैरेक्टर्स मुझ में ट्रांसफ़र हुए हैं तो मेरी आँखों का जो कलर है वो ब्राउनिश ब्लैक है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों का हाइब्रिड कलर जो है वो मेरी आँखों में आया है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ कंपेयर करूँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे हस्बैंड के आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है और मेरा ब्राउनिश ब्लैक है, ठीक है। तो जब मेरे और मेरे हस्बैंड के गैमेट्स का फ्यूजन हुआ होगा, कैरेक्टर्स मिक्स हुए होंगे और ये कैरेक्टर्स फिर मेरी बेटी में आए, ठीक है। तो उसकी आंखों का कलर कैसा आया, उसकी आंखों का कलर भी मेरी तरह ब्राउनिश ब्लैक कलर का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर मुझे पास हुआ और मुझसे वो कैरेक्टर जो है मेरी बेटी को पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स जो हैं मेरे पेरेंट्स को अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन मान लें तो फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर था, फिर मुझ में यानी कि सेकंड जनरेशन में आया और फिर मेरी बेटी में यानी कि थर्ड जनरेशन में आया, ठीक है। तो इस तरीके के वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, जो एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे जनरेशन में पास हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस है इनमें थोड़ा बहुत डिविएशन, बहुत ही हल्का डिविएशन जो है हो सकता है। ये हो सकता था कि मेरी बेटी की आंखों का कलर जो है कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता, या ये हो सकता था कि उसकी आंखों का कलर जो है कम्प्लीटली ब्राउन हो जाता। तो थोड़ा बहुत डिविएशन जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन में चलता है, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डेफिनेटली पास ऑन होते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो है ये बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस होते हैं और किसी भी जनरेशन में, किसी भी इंडिविजुअल में सडनली अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो होते हैं, क्योंकि ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं और किसी जनरेशन में या किसी इंडिविजुअल में सडनली अपीयर होते हैं, तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं उनको हम लोग जनरली म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। म्यूटेशन का क्या मीनिंग होता है, मेरे ख्याल से निंजा टर्टल सभी लोग देखते होंगे, मेरे को पता नहीं उस कार्टून का पूरा नाम क्या है, लेकिन निंजा टर्टल बस मैं इतना जानती हूँ। तो निंजा टर्टल्स जो हैं वो बेसिकली टर्टल्स हैं जिनको कि शायद कराटे या कुंफू कुछ आता है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक। तो उनको उनके अंदर ये देखा गया है कि म्यूटेशन हुआ, ठीक है। म्यूटेशन कैसे हुआ कि बेसिकली टर्टल्स हैं, वो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, सॉरी टर्टल्स आर एक्वेटिक। तो टर्टल्स हैं बेसिकली, वो एक्वेटिक हैं लेकिन वो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, और फाइटिंग करते हैं, उनको कुंफू आता है। तो भाई उनका पानी से निकल के ज़मीन पे आके रहना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे होगा, म्यूटेशन की वजह से हुआ होगा। उनके बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर डीएनए है, उस डीएनए में ऐसा वेरिएशन या ऐसा चेंज आया होगा कि उनकी बॉडी ने अपने आप को हवा में रहने के लिए, लैंड में रहने के लिए जो है अडेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जब बहुत हैवी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए किसी कैरेक्टर के अंदर, तब उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो है उनको हम लोग जनरली म्यूटेशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस जो होते हैं ये कई बार यूज़फुल भी होते हैं और कई बार हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। यूज़फुल म्यूटेशंस तब होंगे जब वो किसी कैरेक्टर का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दें, ठीक है। लेकिन हार्मफुल वेरिएशंस तब होंगे जब वो किसी कैरेक्टर के वैल्यू को एकदम से डिग्रेड कर दें, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, ऐश्वर्या राय का एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ऐश्वर्या राय के जो फादर हैं, ठीक है, ऐश्वर्या राय के फादर के आइज़ के कलर को अगर हम लोग देखें तो उनकी आइज़ जो है किसी नॉर्मल पर्सन की तरह ब्लैक कलर की हैं, ठीक है। और ऐश्वर्या राय की मदर के आई कलर को हम लोग देखें तो उनकी आइज़ भी ब्राउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐश्वर्या राय की आइज़ का कलर देखेंगे तो उनकी आइज़ ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय की जो आइज़ का कलर है, ठीक है, वो जो कैरेक्टर है उसमें वेरिएशन आया, उनके आइज़ का कलर ग्रीन हो गया। लेकिन आइज़ का कलर ग्रीन होने की वजह से वो जो कैरेक्टर था, मतलब आई के कलर का जो कैरेक्टर था वो क्या हो गया, एनहेंस हो गया, क्योंकि उनकी आइज़ जो है वो बहुत सुंदर दिखती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का म्यूटेशन है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, जिसने आई के कलर के कैरेक्टर को क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से वो जो आईज़ हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हार्मफुल वेरिएशन के बारे में बात करें, ऐसा वेरिएशन जो कि किसी कैरेक्टर के वैल्यू को डिग्रेड कर दे, कई बार म्यूटेशंस आने की वजह से कई सारे डिजीज़ेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो भी म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। मतलब ऐसा डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक मेलफंक्शन के वजह से इंसान के जो मसल्स होते हैं, एक तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और अच्छे से डेवलप नहीं होने की वजह से पर्सन जो है अपाहिज हो जाता है। या फिर अगर मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करूँ तो डाउन सिंड्रोम का होना जो है वो भी एक तरीके का म्यूटेशन है। तारे ज़मीन पर मूवी सभी ने देखी है, उसमें जो टाइटल सॉन्ग है तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चे डांस कर रहे होते हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हैं उनको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो उन बच्चों को आप लोग देखिएगा, उनके बॉडी के फेशियल फीचर्स जो हैं, उनके बॉडी के फीचर्स आप लोग देखिएगा तो कितना ड्रास्टिक वेरिएशन है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक ऐसे ह्यूमन बीइंग में कि जिसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो वो जो वेरिएशन है उसने पूरा जो मेंटल डेवलपमेंट था, ठीक है, वो किसी पर्सन का जो था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, मेंटल डेवलपमेंट को स्लो कर दिया, ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट स्लो होने की वजह से क्या हुआ कि जो मेंटल हेल्थ का कैरेक्टर था उनका वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो इस तरीके से ये जो म्यूटेशन था इसने एक कैरेक्टर की जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो म्यूटेशंस या ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं ये कई बार यूज़फुल भी होते हैं और कई बार काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। अब आई होप कि इतना आपको समझ में आया वेरिएशंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो हेरिडिटी है क्या, ठीक है। हेरिडिटी जो है वो फिनोमिना है, ठीक है, जहाँ पर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो हेरिडिटी बेसिकली एक फिनोमिना है जो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फिजिकल, इमोशनल कैरेक्टर्स, इन सभी के साथ डील करता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज़ अ सम ऑफ जेनेटिक एंडाउमेंट obtained from the parents and transmission of characteristics, structural, functional and behavioral characteristics from the parents to the offspring or from one generation to another, ठीक है। तो एक तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ सोशल, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका भी ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ट्रांसफ़र होने का जो फिनोमिना है उसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि कई लोग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ठीक है, दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या कि हेरिडिटी जो है वो फिनोमिना है, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, फिनोमिना है, और इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है।
हेरिडिटी क्या है? फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, एंड इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो फिनोमिना और प्रोसेस में दोनों में डिफरेंस है। इट इज जस्ट द फिनोमिना, हेरिडिटी इज द फिनोमिना एंड इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इटसेल्फ ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों में अपने को जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ठीक है, जो मैंने आपको सबसे पहला टर्म दिया था कि भाई इस चैप्टर में हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो टर्म है, ठीक है, इसको कॉइन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बैटसन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बैटसन। बैटसन ने जो है जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था इन द ईयर 1906, ठीक है। 1906 में बैटसन ने जेनेटिक्स जो टर्म है उसको कॉइन किया था। लेकिन जेनेटिक्स टर्म कॉइन करने से नहीं होता है। बेसिकली जेनेटिक्स के जो ग्राउंड रूल्स थे, अरे भाई कोई भी साइंस है, उस साइंस के कुछ तो बेसिक ग्राउंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ तो बेसिक प्रोसेसेस होंगे। बिना बेस के कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, बिना बेस के कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। सिमिलरली जेनेटिक्स जो साइंस है उसके भी तो कुछ ग्राउंड रूल्स होंगे, उसका भी तो कुछ बेसिस होगा, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स या ये कहें कि बेसिक ग्राउंड रूल्स एस्टैब्लिश करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको हम लोग ट्रू सेंस में साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में हम लोग सब बात करेंगे। इन्होंने जो है जेनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जेनेटिक्स के जो बेसिक ग्राउंड रूल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। हालांकि ग्रेगर जोहान मेंडल ने, बैटसन ने तो 1906 में ये टर्म कॉइन किया था। बैटसन के पैदा होने के पहले भी ग्रेगर जोहान मेंडल ये काम कर चुके थे। मतलब जेनेटिक्स के जो ग्राउंड रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो बैटसन के पैदा होने के पहले भी शायद हो चुका था, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे अपने समय के जो साइंटिस्ट थे उनसे बहुत आगे थे। उनकी सोच जो है वो इस फील्ड में, जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा थी। उस समय तो जेनेटिक्स जो टर्म है वो कॉइन भी नहीं हुआ था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम पे उन्होंने जो है जेनेटिक्स जो साइंस है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए थे, बेसिक फाउंडेशन उसकी बनाई थी, ठीक है। तो उनका वर्क जो है उनके समय से बहुत आगे था। और जेनेटिक्स के फील्ड में तो स्पेशली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स उन्होंने आज से 200-250 साल पहले बनाए थे वो प्रिंसिपल्स आज भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज भी वो प्रिंसिपल्स जो है रेलेवेंट है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के काम पे हमको आगे पढ़ाई करनी है कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो जेनेटिक्स का पूरा ABCD जो है वो किन्होंने डिवाइस किया था? वो डिवाइस किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। इस वजह से ग्रेगर जोहान मेंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हालांकि यह टर्म बैटसन ने कॉइन किया था, बट ग्रेगर जोहान मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्वियस है हम लोग बात करेंगे ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस हम लोग उनको जेनेटिक के फील्ड में देते क्यों हैं, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे वो बेसिकली एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। कौन सी कंट्री में? ऑस्ट्रिया के बारे में कभी सुना है कि नहीं? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो ऑस्ट्रियन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वहाँ के बेसिकली वो रहने वाले थे। बहुत गरीब फैमिली में ये पैदा हुए थे और इनके बहुत सारे भाई बहन थे। तो इनके पेरेंट्स इनको प्रॉपरली खाना नहीं खिला पाते थे, प्रॉपरली इनको पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। तो इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इनको दान दे दिया, या ये कह सकते हैं इनको छोड़ दिया। कहाँ पर? एक मोनेस्ट्री में छोड़ दिया,
ठीक है, एक मोनेस्ट्री में, एक मठ में इनको छोड़ दिया कि भाई तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, जो करना है यहीं करो। ठीक है, तो अब ये मोनेस्ट्री में आ गए। मोनेस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अपनी जो है कॉलेज की एजुकेशन जो है कंप्लीट की। ठीक है, कॉलेज एजुकेशन में इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी से, बेसिकली बॉटनी से उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स की भी एक डिग्री ली। ठीक है, मैथमेटिक्स की भी एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की। तो ग्रेजुएशन इनका बॉटनी में था और पोस्ट ग्रेजुएशन जो था इनका मैथमेटिक्स में था। ठीक है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में इनको इच्छा हुई कि भाई मेरे को टीचिंग में जाना है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो टीचिंग की डिग्री लेने के लिए ये और दूसरे जगह मोनेस्ट्री से बाहर निकले और दूसरी जगह कहीं पढ़ने के लिए गए। हालांकि टीचिंग डिग्री का जो एग्ज़ाम होना था इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें फ़ेल हो गए। ठीक है, तो ये टीचर बन नहीं पाए। अब टीचर बन नहीं पाए तो इनके पास क्या ऑप्शन था? ऑप्शन ये था कि भाई मैं वापस मोनेस्ट्री चले जाऊं। तो ये वापस मोनेस्ट्री चले गए और मोनेस्ट्री में ही रहने वाले जो बच्चे थे उनको पढ़ाते थे। ठीक है, अब इसके बाद इनको मोनेस्ट्री में एज एन एबट जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया। एबट मतलब एक तरीके का प्रीस्ट होता है। ठीक है, तो इनको एज अ प्रीस्ट जो है मोनेस्ट्री में अपॉइंट कर दिया गया। तो ये काफ़ी बिजी हो गए, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाते थे, फिर मोनेस्ट्री में एज अ प्रीस्ट भी काम करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो इनके पास फ्री टाइम बचता था, ठीक है, तो फ्री टाइम में ये ऑब्जर्व करते थे कि मोनेस्ट्री का जो गार्डन था, गार्डन में काफ़ी सारे पौधे जो हैं उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इनका ध्यान जो है गया गार्डनिंग की तरफ कि शायद मुझे भी गार्डनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अब गार्डनिंग की बात आई तो गार्डनिंग पे इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करने पे इनका ध्यान एक प्लांट पे गया जो कि था मटर का पौधा। ठीक है, गार्डन पी यानी कि जो हरा मटर हम लोग अभी ठंड के मौसम में खाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर इनका ध्यान गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि मटर की बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं ये मोनेस्ट्री के गार्डन में ग्रो होती थी। ठीक है, तो अप्रॉक्स इन्होंने क्या देखा कि टोटल जो है मटर की कम से कम 80 से 100 वैरायटीज़ जो हैं वो अवेलेबल थी। ठीक है, लेकिन उसमें से जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेसिफिकली 34 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को। मटर की 34 वैरायटीज़ पे जो है इन्होंने अपना ध्यान दिया। ठीक है, तो उसके बाद इनको मन हुआ कि भाई मेरे को इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए भाई? जब ये पौधों को ऑब्जर्व करते थे तो देखते थे कि भाई इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तो इनके मन में एक बात आई कि अगर मैं दो वैरायटीज़ के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊं तो मुझे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? मतलब मैं हाइब्रिडाइजेशन करवाऊं अगर दो वैरायटीज़ के बीच में तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट जो है इनको करने का आया। ठीक है, मतलब इनके मन में इच्छा हुई तो हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले इन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं? ठीक है, तो अब इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स तो अवेलेबल थी मोनेस्ट्री के गार्डन में। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 34 वैरायटीज़ के ऊपर ध्यान दिया और उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये करने लगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स कितने साल तक किया उन्होंने? इन्होंने 1856 से लेके 1863 तक, 1856 से लेके 1863 तक यानी कि 7 इयर्स तक जो है मोनेस्ट्री में इन्होंने गार्डनिंग पे मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। और ये 7 इयर्स में इन्होंने 34 वैरायटी ऑफ पी प्लांट के ऊपर इन्होंने वर्क किया। ठीक है, 34 वैरायटी ऑफ गार्डन पी जो है इनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले स्टेप में इन्होंने प्योर वैरायटी ऑब्टेन की। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या किया? प्योर वैरायटी ऑब्टेन की। प्योर वैरायटी ऑब्टेन करने का मतलब मोटिव क्या था कि भाई इनको जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो प्योर चाहिए था, मतलब किसी भी तरीके का क्रॉसिंग ओवर मिक्स मैच इनको नहीं चाहिए था। ठीक है, अब मटर का जो पौधा होता है उसकी क्या खासियत होती है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बड़े फायदे की बात थी कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जनरली मटर के पौधे जो हैं वो प्योर वैरायटी के होते हैं, ठीक है। अब मटर के जो फूल होते हैं उसमें पॉलिनेशन कब होता है, फूल के खिलने के पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है मटर के पौधों में। ध्यान रखना, मटर के पौधों में फूल के खिलने के पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने प्योर वैरायटी ऑब्टेन करने के लिए क्या किया कि ये जो 34 वैरायटी ऑफ पी प्लांट्स थे इनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन काफ़ी सारे जनरेशन्स तक किया उन्होंने, 4-5 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन करने से जो उनको फाइनली प्लांट्स मिले वो सारे के सारे प्योर वैरायटी के प्लांट्स थे, उसमें किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स के मिक्सिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। प्योर वैरायटी ऑब्टेन करने के बाद में ये जो 34 वैरायटीज़ थे इसमें से उन्होंने 22 वैरायटी जो है उसको सेपरेट किया और आगे के हाइब्रिडाइजेशन का काम जो है ये 22 वैरायटी के हेल्प से किया, ठीक है। अब ये जो 22 वैरायटीज़ थे इसमें से भी उन्होंने फाइनली 7 वैरायटीज़ अलग किए, ठीक है। ये 22 में से भी इन्होंने 7 वैरायटीज़ को सेपरेट किया और उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने पर उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा कि मतलब मैंने कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है कि प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है। प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन के हेल्प से। क्रॉस पॉलिनेशन आई होप कि सबको याद है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन के हेल्प से जब प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं हम लोग तब उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया कि कौन से प्लांट का मेल पार्ट लिया, कौन से प्लांट का फीमेल पार्ट लिया, किस प्लांट के क्या कैरेक्टर्स हैं, किस समय मैंने जो है पॉलिनेशन करवाया था, किस समय पे फ्लावर्स लगे, किस समय पे फ्रूट्स लगे, कितने फ्रूट्स लगे, फ्रूट्स का क्या कैरेक्टर था, मतलब मटर के छिलके का कलर क्या था, उसका शेप क्या था, मटर के दाने छोटे थे या बड़े थे, मटर के दाने का कलर क्या था, मटर के दाने में जो अंदर कॉटिलेडन होता है कॉटिलेडन का क्या कलर था, किस, और ये जितना भी डाटा उन्होंने मेटिकुलसली उन्होंने रिकॉर्ड किया था अपने पास, ठीक है। इसके कैलकुलेशंस के लिए उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज का यूज़ किया। मैथमेटिक्स का जो नॉलेज था उसमें प्रोबेबिलिटी का जो पर्टिकुलर फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी के फंक्शंस जो या फिर प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स या रेगुलेशंस थे उसको इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे उसके साथ कंबाइन किया। कंबाइन करके उन्होंने मैथमेटिकल डाटा प्रोड्यूस किया। मतलब ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो मैथमेटिकल डाटा के फॉर्म में, रेशियोज़ के फॉर्म में उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। रेशियोज़ के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के बाद में फाइनली उन्होंने 3 से 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए और ये जो 3 से 4 प्रिंसिपल्स थे यही प्रिंसिपल्स जो हैं आज भी जेनेटिक्स की स्टडी का बेसिस हैं, ठीक है। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या हुई, उस समय प्रॉब्लम ये हुई कि मेंडल ने इतनी मेहनत की, इतने सालों तक मेहनत की, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेंडल ने जो कुछ भी काम किया था, जो कुछ भी रिसर्च उन्होंने की थी उसका उन्होंने सही साइंटिफिक जर्नल में या सही साइंटिफिक मैगज़ीन में उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया। मतलब जो भी अपना वर्क किया था उसको दुनिया वालों को बताने में वो अनसक्सेसफुल रहे। अगर अच्छे साइंटिफिक मैगज़ीन में पब्लिश कराते तो शायद उनके वर्क को और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल पाता, ठीक है। पहला तो ये कि सही साइंटिफिक जर्नल में उन्होंने पब्लिकेशन नहीं करवाया वर्क का। दूसरी बात ये कि वो तो पेस्टर थे, प्रीस्ट थे, वो कोई एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट नहीं थे। तो एक जो प्रीस्ट है चर्च में उसकी बात कौन सुनेगा? उस समय के साइंटिस्ट लोग जो है वो थोड़े, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। तो कोई भी बंदा आकर के कुछ नई या अच्छी चीज़ अगर उनको बताने जाता, बोलने जाता
तो उन लोगों को मजाक लगता था, ठीक है। ऐसे तो वो लोग एडिसन पे भी हंसे थे कि भाई बंदे ने कैसे बल्ब बना लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने बनाया, ठीक है। तो अब क्योंकि मेंडल जो हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है, इसीलिए उनके काम को सीरियसली नहीं लिया गया, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि मेंडल जो है वो ठीक समय पे अपना पब्लिकेशन नहीं करा पाए वर्क का, वो एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट नहीं थे, तो इस वजह से वो पीछे रह गया और उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, ठीक है। अब कुछ सालों के बाद में मेंडल ने ये काम कब किया था, 1863 में किया था, ठीक है। अब 1863 के बाद में जो है क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि दूसरे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दोबारा से मेंडल के वर्क को स्टडी किया, ठीक है। मेंडल के वर्क को स्टडी करने के बाद में जो है उन्होंने क्या किया कि मेंडल के वर्क को स्टडी करके उसका जो भी उन्होंने काम किया था उसको रेप्लिकेट किया, मतलब जो जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने किए थे वही सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने भी परफॉर्म किए, ठीक है। तो जो रिजल्ट मेंडल ने बताया था वही सेम रिजल्ट इनके पास भी आया, ठीक है। तब उनको समझ में आया कि भाई ये आदमी तो बहुत काम का था, इसने बहुत अच्छा काम करके रखा है। तो उन्होंने जो कुछ भी मेंडल का वर्क था और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे वो सारा जो डिटेल है वो उन्होंने एक अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया। और उनमें से एक कोरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीस नाम करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली। एक साइंटिस्ट का नाम था शर्मैक, ठीक है, एक थे कोरेंस और दूसरे थे डी व्रीस। 3 साइंटिस्ट थे, सिर्फ तीनों के सरनेम्स हैं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ। शर्मैक, कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीस, ये तीनों साइंटिस्ट थे। तीनों ने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रेप्लिकेट किया, उन्होंने सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन किए और ये सारा मेंडल का वर्क और अपना वर्क जो है उन्होंने अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया। तब दुनिया को पता चला कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है और इनहेरिटेंस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसमें से ये जो कोरेंस थे, ठीक है, इनको जो है मेंडल का खुद का लिखा हुआ ओरिजिनल रिसर्च पेपर मिला, तो इन्होंने उनके मेंडल के ओरिजिनल रिसर्च पेपर को भी इन्होंने पब्लिश कराया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बहुत सालों के बाद कहीं जा कर के जो है मेंडल को उनके साइंटिफिक वर्क के लिए रिकॉग्निशन मिला और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी उनकी मेहनत जो है वो वाकई में सक्सेसफुल हुई। काफ़ी सालों के बाद में 1901 में आई थिंक ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो इतने सालों के बाद जब मेंडल का वर्क जो है वो लाइट में आया, उसके बाद उनके प्रिंसिपल्स को, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे उनको लॉ का फॉर्म दिया गया, ठीक है। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे उनको लॉ का फॉर्म दिया गया और ये जो लॉज हैं, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इनको। ये जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है ये आज के डेट में भी ह्यूमन बींग्स पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर आज की डेट में भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मेंडल ने किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करके ये सारा काम किया था, तो बेसिकली मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं क्या, ठीक है। अंटिल देन आप लोगों का वर्क है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है उसको एटलीस्ट पढ़ो और मेंडल का जो वर्क आप लोगों के बुक में दिया होगा उसको आप लोग पढ़ो और इस टॉपिक में अगर कोई भी आप लोगों को डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।